हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है समावेशी शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोण, जिसके तहत हम बात करेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। समावेशी शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को। 19वीं शताब्दी से अमेरिका तथा यूरोप में समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें पाई जाती हैं। प्राचीन काल में शारीरिक रूप से बाधित बालकों की हत्या कर दी जाती थी या समाज उन्हें कलंक की दृष्टि से देखता था। 19वीं शताब्दी से पहले दिव्यांग बालकों को स्वीकार न करने, दयालुता से उनका देखभाल करने तथा शिक्षा से अलग रखने के संकेत मिलते हैं। अर्थात हमारे यहाँ परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था तो प्राचीन काल से ही रही है, लेकिन उसमें जो विशिष्ट बालक होते थे, दिव्यांग बालक होते थे, उनकी शिक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस समय में यदि किसी के घर में दिव्यांग बालक का जन्म हो गया या फिर किसी कारण से बालक जन्म के बाद भी दिव्यांग हो गया, तो लोग यही समझते थे कि अब इसे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसे घर परिवार में बोझ समझा जाता था। समाज के लोग उसे समझते थे कि वो अपने परिवार पर बोझ है, समाज पर एक बोझ है। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी से पहले इन बच्चों को शिक्षा से अलग रखने के संकेत मिलते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा का कैसे प्रवेश हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा में मनोविज्ञान को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया जाता है और शिक्षा की व्यवस्था बालक के मनोविज्ञान के आधार पर की जाती है, जिसमें उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। तो शिक्षा के मनोविज्ञान का आविर्भाव लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ, जिसके फलस्वरूप पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली पूर्णतया परिवर्तित हो गई। पहले पूर्व निश्चित शिक्षा के स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षा दी जाती थी और अब बालकों के विकास स्तर के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इस दिशा में प्रगति हुई, जिसका कि हम संक्षिप्त रूप से उसे समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, उसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता था और बच्चों को जैसे जैसे एज के अनुसार उस क्लास में गए तो उसी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता था, चाहे वो उनकी आवश्यकता रुचि के अनुसार हो या ना हो। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान का आविर्भाव हुआ, तब बच्चों के विकास स्तर के अनुसार कि उनके किस विकास स्तर में उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या क्षमताएं होती हैं, उनकी रुचियां किस तरह की होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें जो शिक्षा सुधारक थे कमेनियस, इन्होंने ही सर्वप्रथम स्कूल ऑफ इन्फेंसी का प्रकाशन किया। ये पुस्तक थी जिससे 1628 में शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धति का उद्भव हुआ। लेकिन ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक से केवल धनाढ्य वर्ग ही लाभान्वित हुआ। इसके बाद 1657 ईस्वी में कमेनियस ने आर्बिस पिक्टस नामक दूसरी पुस्तक का सृजन किया, जिसमें जो पठन सामग्री थी वो चित्रों में अंकित थी। और इसका उद्देश्य, इस पुस्तक का उद्देश्य बच्चों को स्कूली तथ्यों से परिचित कराकर सूक्ष्म नामों का ज्ञान देना था। अर्थात जो बच्चों के बुक्स होते हैं, यदि उनमें पिक्चर्स होते हैं तो बच्चे उस पिक्चर को देखकर उस वस्तु के विषय में अच्छे से समझते हैं, उसकी सूक्ष्म बातों को समझते हैं। तो इस प्रकार कमेनियस ने एक नई शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और प्रवृत्ति पर उनके स्वतंत्र विकास की प्रणाली निर्धारित की गई। अर्थात इस ईस्वी में 17वीं शताब्दी में जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो गई। अब हम आते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन की दो प्रणालियां आरंभ हुई। बाल शिक्षा के अध्ययन की दार्शनिक शाखा परोक्ष विधि और दूसरी है नित्य प्रति अवलोकन द्वारा बालकों का अध्ययन, अर्थात प्रत्यक्ष विधि। इसमें जॉन लॉक, रूसो तथा हर्बर्ट ने बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि की शुरुआत की और सहज बाल विकास को बढ़ावा दिया।
तो अब तक जो बालकों का अध्ययन किया जाता था वो व्यक्तिगत या समूह में ही होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बालकों के जीवन इतिहास से अध्ययन आरंभ हुआ। 1774 ईस्वी में पिस्टोलॉजी ने बाल अध्ययन की वैज्ञानिक विधि को आरंभ किया। तो इस तरह से जैसे अब तक जो अध्ययन था वो बालकों, जो भी बालक होते थे जिनका अध्ययन करना होता था, उनका व्यक्तिगत रूप से या तो अध्ययन किया जाता था या फिर समूह में किया जाता था। लेकिन अब बालकों के इतिहास का भी अध्ययन किया जाने लगा, उनके जीवन इतिहास का अध्ययन करके उनके विषय में और भी अधिक जानकारियां इकट्ठी की जाने लगी। अब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में शिशुओं का व्यक्तिगत रूप से प्राणी शास्त्रीय अध्ययन किया गया। बाल विकास संबंधी तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन प्रारंभ हुआ। बाल विकास के इस वैज्ञानिक अध्ययन को विश्वव्यापी बनाने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड आदि पश्चिमी देशों में 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समितियां स्थापित की गई और बाल विकास के अध्ययन समिति का श्री गणेश करने का श्रेय जो जाता है वो है स्टैनली हॉल को। 19वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन के लिए उनसे संबंधित जब तथ्य और आंकड़े संकलित किए जाने लगे तो इस बाल विकास के अध्ययन के फलस्वरूप उन बच्चों का भी, उन शिशुओं का भी पता चला जो कि मानसिक दुर्बलता या अक्षमता के कारण विद्यालय, परिवार और समाज में एक समस्या का रूप धारण कर चुके थे। ऐसे बच्चों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना 1891 में हुई। शिशु अध्ययन के विकास के फलस्वरूप जाने अनजाने रूप में उन पर होने वाले अत्याचारों की खोज की गई तथा उनके निवारण के लिए 1855 ईस्वी में शिशु निर्दयता अवरोध समिति की स्थापना हुई। वहीं 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में शिशु सेटलमेंट हाउस की नींव पड़ी और 1900 ईस्वी में बोस्टन, शिकागो तथा न्यूयॉर्क में किशोर अपराध न्यायालयों की स्थापना हुई। अर्थात शिक्षा में मनोविज्ञान के आविर्भाव के बाद बच्चों का अध्ययन आरंभ हुआ और फिर जो शिशु थे या फिर बच्चे थे उनके विषय में इसी अध्ययन के दौरान पता चला कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मानसिक रूप से दुर्बल हैं या अक्षम हैं या दिव्यांग हैं, जिसके कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और परिवार और समाज में वो एक समस्या के रूप में बने हुए हैं। तब ऐसे बच्चों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना की गई और ऐसे बच्चों पर जो अत्याचार किया जाता था तो उन अत्याचारों के लिए भी बच्चों को उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए शिशु निर्दयता अवरोध समिति की स्थापना हुई। शिशु सेटलमेंट हाउस की नींव पड़ी और साथ ही किशोरों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी किशोर अपराध न्यायालयों की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो भी बदलाव आया शिक्षा में वो इसलिए क्योंकि शिक्षा में मनोविज्ञान का आविर्भाव हुआ और अब जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पारंपरिक न होकर मनोविज्ञान पर आधारित होने लगी। इसी दौरान बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए बच्चों का अध्ययन किया जाने लगा, उनके विकास का अध्ययन किया जाने लगा, उनके विकास का स्तर का अध्ययन किया जाने लगा, जिससे कि उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। और इसी संदर्भ में उनसे संबंधित आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जाने लगे। तब फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं या मानसिक रूप से दुर्बल या अक्षम बच्चे हैं उनका पता चला, उन पर होने वाले अत्याचारों का पता चला। फिर उससे संबंधित समितियां स्थापित होने लगी और उनके विषय में सोचा जाने लगा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। क्योंकि ऐसे बच्चे जो थे वो अभी तक शिक्षा से दूर थे तथा परिवार एवं समाज में उन्हें एक बोझ समझा जाता था, एक समस्या समझा जाता था। अब हम देखते हैं कि इन बच्चों की शिक्षा से संबंधित 20वीं शताब्दी में क्या प्रगति हुई। 20वीं शताब्दी में शिशुओं के व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अध्ययन की गति को नवीनता प्रदान करने वाले जो तथ्य थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है बालकों की विभिन्न क्षमताओं का विशेष अध्ययन।
20वीं शताब्दी में बच्चों के ज्ञानार्जन, उनके शारीरिक एवं भावनात्मक विकास, भाषा, धार्मिक प्रवृत्ति, चारित्रिक बल, नैतिकता, खेलकूद, भाव प्रदर्शन की जिज्ञासा, विधि तथा उसकी सामाजिकता को अध्ययन का विषय बनाया गया। जैसे कि आप लोग जो पढ़ते हैं ना अभी कोर्स 1 में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उन अवस्थाओं में बालक के शारीरिक, मानसिक, उनके संवेगों में, उनके चरित्र में, उनकी नैतिकता में क्या परिवर्तन आता है, उनकी रुचियों में कैसे परिवर्तन होता जाता है, इन सबको आज पढ़ते हैं। तो इन सब का अध्ययन 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और इसे ही अध्ययन का विषय बनाया गया। नेक्स्ट है नंबर 2, असमायोजित बच्चों का अध्ययन। इस शताब्दी में असमायोजित या कुसमायोजित जो बालक थे उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है मानसिक दुर्बल बालक, 2 है असमायोजित या कुसमायोजित बालक, 3 है तीव्र बुद्धि वाले बालक। अब इनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी, अर्थात ये जो विशिष्ट बालक थे इनको 3 भागों में बांटा गया और तब उसके अनुसार उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। नेक्स्ट है नंबर 3, व्यवहारों के आधार पर शिशु अध्ययन। 20वीं शताब्दी में अध्ययन का आधार बालक का व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार पद्धति को वैज्ञानिकता प्रदान की गई। अनुमान का स्थान प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने ले लिया, अर्थात बालक के जो व्यवहार थे उसका अध्ययन अब अनुमान के आधार पर नहीं किया जाने लगा, बल्कि उसका अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा और अनुभव के द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट है नंबर 4, बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। परीक्षण में प्रत्येक बालक के जीवन स्तर, लिंग, जाति और सामाजिक मूल्यों को महत्व देने के कारण विभिन्न बालकों के विकास में अंतर एवं उनके कारणों का पता आसानी से चल जाता था। अतः विकास के स्तर के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उसके अनुसार पाठ्यक्रमों का चुनाव किया गया। अर्थात इस समय में 20वीं शताब्दी में बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी बालकों का अध्ययन किया जाने लगा और उनकी बुद्धि के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटकर तब उनके लिए पाठ्यक्रम का चुनाव या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाने लगा। और अंत में पूर्व विद्यालय बालक का अध्ययन। जन्मजात शिशु के अध्ययन की प्रणाली भी 20वीं शताब्दी की ही देन मानी जाती है। इस समय जन्मजात शिशु को प्राणी शास्त्रीय मानव मानकर अध्ययन प्रारंभ किया गया। शिशु को औसत मानकर उसके शारीरिक और मानसिक विकास की गतिविधि का उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक, सामाजिक तथा नैतिक प्रभावों को ध्यान में रखकर अध्ययन प्रारंभ किया गया, जिससे व्यक्तिगत अंतर का पता भी चला। अर्थात 20वीं शताब्दी में ही जो जन्मजात बच्चे थे उनका भी अध्ययन प्रारंभ हुआ कि उनका विकास किस तरह से होता है, उनका शारीरिक मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उसमें उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनकी गतिविधि में क्या परिवर्तन आता है, उसका उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनका अध्ययन किया जाने लगा, जिससे कि बालकों में जो अंतर पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे हम आज पढ़ते हैं, उसके विषय में पता चला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्रादुर्भाव जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ उसके पश्चात ही हुआ और मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व देने के कारण बच्चों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, उनकी योग्यताओं, उनकी रुचियों का अध्ययन प्रारंभ हुआ और विकास के विभिन्न स्तरों में उनमें क्या परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ और उसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाने लगा। इसी अध्ययन के दौरान जब बालकों का अध्ययन हुआ, आरंभ हुआ, तो इसी के दौरान जो विशिष्ट बालक है उनका भी पता चला। तो ये बालक उस समय तक समाज के लिए एक समस्या बने हुए थे और ये अभी तक शिक्षा से दूर थे। तब उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे की जाने लगी, उनका भी अध्ययन प्रारंभ हुआ। जो छोटे शिशु थे उनका भी अध्ययन प्रारंभ हुआ और इस तरह से ये जो अध्ययन हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। लेकिन फिर
कुछ समय बाद ये देखा गया कि विशिष्ट शिक्षा द्वारा जो विशिष्ट बालक है उनमें कुंठा की भावना उत्पन्न हो रही, वे स्वयं को जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग समझते हैं, उनमें हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उन्हें समाज में समायोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए फिर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक ही साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक ही साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो इससे एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का विकास होता है, बच्चों में स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है, उन्हें समायोजन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।